शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। ओके, थम्स अप। देन चलिए, आप लोगों को मैं गवर्नेंस पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस ले चुका हूं। आप उन क्लासेस को बिल्कुल YouTube पर देख सकते हैं। आज मैं अपने सेकंड क्लासेस में आप लोगों को चर्चा कर रहा था कि लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, इसी टॉपिक पर थे। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है ना। आपका देश एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, अर्थात कि जनता सब कुछ सर्वे सर्वा होती है। और इस लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल भी है, तो दूसरी ओर सिविल सेवक भी है। तो इस लोकतंत्र में एक राजनेता का क्या उद्देश्य है, क्या प्रक्रियाएं हैं। तो जो सत्ता में होते हैं वह नीतियों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और सिविल सेवक नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। तो इन्हीं सब प्रक्रियाओं में मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं कि लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, जिस पे मैंने आप लोगों को कई चीजों पर चर्चा किया। सिविल सेवक में आप लोगों को मैंने वेवेरियन मॉडल पर चर्चा किया, और सिविल सेवक से लोकतंत्र में क्या अपेक्षाएं हैं, बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से चर्चा कर चुका हूं। इसका क्लासेस आप लोगों को देखना है तो पिछला वीडियोस देख लीजिएगा। क्लासेस खत्म होने के बाद आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगा। तो इन सब चीजों को मैंने आप लोगों का खत्म किया। ये आप लोगों का एक समाजशास्त्र में मेरा वैकल्पिक विषय पर बैच स्टार्ट हुआ है। आप लोग चाहे तो जो समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय के स्टूडेंट हैं, जो वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र रखना चाहते हैं, फीस 15,000 है और संस्था का नंबर है, और मैं लिख देता हूं। आप लोगों को कोई समस्या हो सकता है कि आप लोगों को जो भी समस्याएं हो, आप मुझे इस पर कॉल कर सकते हैं, या पीडीएफ लेने के लिए 9198121630 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, अच्छे तरीके से चीजों को पढ़िए। समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में मेरे कई फ्री क्लासेस उपलब्ध है, लगभग 17-18। आप लोग देखकर एंजॉय कर सकते हैं, और जिनको एडमिशन लेना है वो ले भी सकते हैं। इतिहास का भी वैकल्पिक विषय का बैच स्टार्ट हुआ है, आप उसमें भी जो इतिहास लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब हम आप लोगों से चर्चा करते हुए हम इस टॉपिक पर आ चुके हैं। ठीक है, अब हमारा आज का जो चर्चा का विषय है, नए मॉडल में सिविल सेवक से क्या अपेक्षाएं हैं। ठीक है, तो हम पहले स्थान पे जानेंगे कि एक सेवा प्रदाता और सुविधा प्रदाता। ठीक है, इन रूपों में तो बाजार की क्षमता का विकास करेगा, ताकि बाजार वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपने अस्तित्व को बनाए रख सके। ठीक है, तो सिविल सेवक का कार्य क्या है कि बाजार की क्षमता का आप क्या करें, ग्रोथ करें, ताकि जो हमारा बाजार है वह विश्व लेवल पर, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, आपकी प्रतिस्पर्धाएं विश्व के अन्य देशों से हैं, कंपटीशन में वही प्रोडक्ट बचेगा जिसमें गुणवत्ता मौजूद है। तो आप क्या है कि जो बाजार की क्षमता का आपको विकास करना है,
ताकि बाजार वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपने अस्तित्व को बनाए रख सके। सिविल सोसाइटी की क्षमता वृद्धि हेतु सुविधा, जिससे वह लोकनीति को नियंत्रित करके शासन की जवाबदेहिता तय कर सके। ये जो सिविल सोसाइटी है, नागरिक समाज, ये बुद्धिजीवी वर्ग है। ये कैसा वर्ग है? बुद्धिजीवियों का वर्ग है। ये बहुत जागरूक है। आप कोई भी नीतियों का निर्माण राजनेता कर रहा है या सिविल सेवक नीतियों का क्रियान्वयन करता है, तो यह उस पर बहुत अच्छे तरीके से नजर रखे रहती है। तो नागरिक समाज की क्षमता वृद्धि हेतु जो भी सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराइए, जिससे वह लोकनीति को नियंत्रित करके शासन की जवाबदेहिता तय कर सके। ठीक है, तो सिविल सेवक एक सेवा प्रदाता, सुविधा प्रदाता के रूप में ऐसे है। अब दूसरे स्थान पे प्रशासनिक क्षमता और प्रबंधकीय क्षमता। तो जो सिविल सेवक होता है वह समन्वयक की भूमिका निभा सके। और यह समन्वय किसके बीच में? एक तो आप बाजार और समाज के मध्य समन्वय की भूमिका निभाए, राजनीतिक कार्यपालिका और जनता के मध्य, और विश्व एवं भारत के मांगों के मध्य आप क्या काम करें? समन्वय की भूमिका निभाएं। जो प्रशासक वर्ग होता है वह बुद्धिजीवी वर्ग है, वह तकनीकी परीक्षा दिया है, उसके अंदर कार्य करने की गुणवत्ता है ना, क्योंकि वह पेशेवर है ना, उसने एक तकनीकी परीक्षा देकर पद ग्रहण किया है। तो ये जो सिविल सेवक है वह समन्वय की भूमिका निभा सके, इसके लिए वह क्या क्या करता है? बाजार और समाज, इसके मध्य समन्वय होना अत्यंत आवश्यक है ना। बाजार में आप देखिए, आपके समाज की जो भी मांग होती है उसी के अनुसार बाजार में प्रोडक्ट होते हैं। अब वो प्रोडक्ट जो है वो गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की जानलेवा नहीं होनी चाहिए कि उससे किसी भी प्रकार की जनहानि हो। तो इसमें समन्वय, राजनीतिक कार्यपालिका जिसमें राजनेता होते हैं और जनता, इनके मध्य समन्वय आपको बनाना है। जब आप ये लोक नीतियों का निर्धारण करेंगे आपको बेहतर रूप से क्रियान्वयन करना है। और विश्व एवं भारत के मांगों के मध्य वह राष्ट्र के संसाधनों का उपयोग बृहत्तर लक्ष्यों के लिए कर सके, है ना, ताकि राष्ट्र के जो संसाधन है उसका उपयोग बृहत्तर लक्ष्यों के लिए कर सके। हमारा लक्ष्य बड़ा है। अब उत्तर प्रत्युत्तर देने की क्षमता के रूप में सिविल सेवक, तो सामाजिक मांगों के प्रति अत्यधिक त्वरित, संवेदनशील एवं समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। समाज में जो मांग है, ठीक है, उन मांगों के प्रति आपको अत्यधिक त्वरित, है ना, और संवेदनशील, ये नहीं कि आप ऐसे ही कुछ मनमाने तरीके से चीजों को कर दें, एवं समावेशी। समावेशी का मतलब कि सबका साथ सबका विकास, मतलब कि आपको सभी को ध्यान में रखते हुए, आपके लिए कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है कि अमीर के नजर में आपका अलग प्रक्रियाएं है, दृष्टिकोण है, और गरीब के लिए अलग। तो समावेशी आपका दृष्टिकोण की आवश्यकता है। तो सामाजिक मांगों के प्रति आपको अत्यधिक त्वरित होना है और बहुत तेज निवारण करना है। संवेदनशील एवं समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता। अब दोस्तों, जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन के कारण देश में अवसर बढ़े। अवसर इसलिए बढ़े क्योंकि इकोनॉमी क्या हो गई? ओपन हो गई, और आपके अर्थव्यवस्था से कनेक्टिविटी अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से हो गई। अब कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति आपके देश में निवेश कर सकता है और साथ ही आप भी किसी दूसरे देश में निवेश कर सकते हैं। आपके यहाँ कोलगेट, पेप्सी, ये सब जो आप देखते हैं ये कहाँ के हैं कंपनियां? विदेशी कंपनी है। तो इससे क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन से अवसर बढ़े, और अवसर बढ़ते हैं तो आकांक्षाएं भी बढ़ेंगी। तो अवसर बढ़ने के कारण
अब आय की विषमता देखने को मिली, जिसके अंदर क्षमता ज्यादा वो बहुत आगे, जो अभी क्षमता डेवलप नहीं कर पाए तो वो बहुत कम तर। तो आय की विषमता, क्षेत्रीय विषमता, हर लोगों का अपना इमोशन है और उसके कारण क्षेत्रीय रूप से भी विषमताएं देखी गई। सामाजिक विषमता, ये तो व्याप्ति है, और साथ ही डिजिटल विषमता। ये सब वैश्वीकरण के कारण जब अवसर बढ़े तो ये भी प्रक्रियाएं देखने को मिली। अब समस्या यह है कि 75% जनसंख्या इसी के अंतर्गत है तथा वंचन के शिकार है। 75% पॉपुलेशन आपके इसी से शिकार है। उसमें आय की विषमता देखने को मिलती है, क्षेत्रीय विषमता, सामाजिक विषमता और डिजिटल विषमता। आज कोविड-19 के कारण क्या हुआ, डिजिटल का दौर स्टार्ट हो गया। अब हर एक, अब शिक्षा पद्धति में भी डिजिटलीकरण हो गया। अब जब डिजिटलीकरण हो गया, लेकिन लोगों के पास एंड्रॉयड फोन तो है नहीं। क्या सभी के पास एंड्रॉयड फोन है? एक घर में अगर माता पिता हैं और उनके 4 बच्चे हैं, लेकिन मोबाइल है ओनली वन, एक एंड्रॉयड फोन, एक ही एंड्रॉयड फोन है। अब एक ही एंड्रॉयड फोन है तो एक ही टाइम में सभी का क्लास, तो उनको क्लासेस नहीं मिलेगी। इसमें लड़कियों का नुकसान ज्यादा है। उनको कह दिया जाएगा कि लड़के को पहले पढ़ने दो। क्यों? क्योंकि लड़का जो है वो आपका क्या करेगा, आगे आपका सारथी बनेगा, आगे आपका रक्षक बनेगा। लड़कियां को तो विवाह करके छोड़ देना है ना? तो उनके लिए समस्याएं ज्यादा बढ़ी। तो ये चीजें। अब वंचन से क्या होगा? अब क्षेत्रीय विषमताएं, विषमताएं और सामाजिक विषमताएं, ये दोनों बहुत बड़े स्तर पे वंचन का भाव जन्म देता है, और साथ ही आय की विषमताएं भी, है ना? अब पता चला कि एक क्षेत्र जो है वो अपने प्रथा परंपराओं इन सब लोगों के प्रति बड़ा इमोशनल है, लेकिन औद्योगिकीकरण के नाम पे आपने उनके जंगलों को काटा, उनके हर एक चीजों को खत्म कर दिया, है ना? या तो किसी क्षेत्र के लिए आप ज्यादा विकास कर दिए, किसी क्षेत्र के लिए बहुत कम। इससे उनके अंदर असंतोष बढ़ा और अपने आप को वंचन मतलब कि अलग थलग महसूस करने लगे, जिससे क्या हुआ, हिंसा बढ़ने लगी, अलगाववाद बढ़ा और नक्सलवाद बढ़ा, है ना? आप लोग देखते हैं कई प्रकार के अलगाववाद जैसे आंदोलन होते रहते हैं। आप ही के देश में हिंसा भी देखने को मिलता है और साथ ही नक्सलवाद तो दिखाई देता है। अतः सिविल सेवक की क्षमता बढ़नी चाहिए कि वह सामाजिक जो मांग है उसके प्रति अधिक क्रियाशील हो सके, बहुत ज्यादा, तथा बाजार एवं सिविल सोसाइटी को भागीदार बनाकर इस अंतराल को न्यूनतम करे। अर्थात कि इसमें सिविल सोसाइटी को भी पार्टिसिपेट करिए, मार्केट को भी करिए, और उसको आपको भागीदार बनाकर इस अंतराल में संसाधन अंतराल, क्षमता अंतराल, दोनों को आपको न्यूनतम कर सके। अब भारत में ब्यूरोक्रेसी, भारत में ब्यूरोक्रेट, अब इसके कार्य जानते हैं। हालिया मुद्दा हमारा दृष्टिकोण। तो देखिए भारत में नौकरशाही जो है वह नीति निर्धारण की भूमिका में है। अब देखिए नीति निर्धारण, समय बदला है ना, लेकिन आपके एग्जाम में पूछे सिविल सेवक में यदि नीति निर्धारण और नीति क्रियान्वयन दोनों दिया है तब दोनों विकल्प लगाइएगा प्रीलिम्स में, लेकिन ओनली नीति निर्धारण एक दिया, एक नीति क्रियान्वयन, तब नीतियों के क्रियान्वयन पे आपको टिक लगाना है। ओके, तो नीति निर्धारण में सिविल सेवक की भूमिका, वह क्या करता है, राजनीतिक कार्यपालिका की मदद करता है। प्रशासन जो आपका कार्यपालिका है वो 2 भागों में है, एक राजनीतिक कार्यपालिका, एक प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका का व्यक्ति जो है जनता के बीच में जाता है, जनता की समस्याओं को उससे अवगत कराता है, फिर उसके बाद उसका वोट प्राप्त कर देता है। जनता वयस्क मताधिकार पर प्रत्येक 18 साल का व्यक्ति अपने संसदीय क्षेत्र से
हर एक को सदन में प्रतिनिधि के रूप में भेजता है। वह यह सोचता है कि वह प्रतिनिधि उनके लिए कार्यों को सरल बनाएगा और उनकी रक्षा के लिए नीतियों का निर्माण करेगा। अब क्या हुआ कि इस नीतियों के निर्धारण में राजनीतिक कार्यपालिका की मदद प्रशासनिक कार्यपालिका करता है, क्योंकि प्रशासनिक कार्यपालिका जो दूसरा कार्यपालिका का भाग है वह बहुत दक्ष है, वह तकनीकी परीक्षा दिया है, वह प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई किया है और प्लस ट्रेनिंग लिया है, तब जाकर उसने पद ग्रहण किया है। तो उसके अंदर क्वालिटी है, क्योंकि वो पेशेवर है, उसके अंदर क्वालिटी है, दक्षता है, ज्ञानी है, तो वह नीति निर्धारण में राजनीतिक कार्यपालिका की मदद करता है। विभिन्न नीतियों के तकनीकी पहलुओं से भी वह अवगत कराएगा और वांछित सूचनाएं मुहैया कराता है एवं विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प चयन करने में कार्यपालिका की सहायता करता है। मतलब विकल्प भी ऐसा, कौन सा विकल्प? सर्वोत्तम विकल्प, ये नहीं कि लचर बचर वाला कोई विकल्प है, एकदम सर्वोत्तम विकल्प, उसका चयन करने में कार्यपालिका की सहायता करता है। व्यवसायिक रूप से दक्ष एवं प्रतिबद्ध होने के कारण नीति निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाता है। अर्थात कि इसके अंदर क्वालिटी है, इसके अंदर क्वालिटी है, यह बिल्कुल पेशेवर है, इसने बहुत मेहनत किया है, हर एक प्रक्रियाओं को समझा है, इसने हर एक प्रक्रियाओं को समझा है, समाज में किस प्रकार उसको व्यवहार करना है उसको वह अधिक से अधिक समझा है, ठीक है, और उसने सारे विषयों का अच्छे तरीके से अध्ययन किया, तभी तो ऑफिसर बना है। तो व्यवसायिक रूप से वह दक्ष एवं प्रतिबद्ध होने के कारण नीति निर्माण में एक अच्छी और प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। दूसरा, नीतियों के क्रियान्वयन में भी भूमिका दे रहा है। राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा निर्धारित जो नीतियां हैं, अब राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा जो भी निर्धारित नीतियां हैं और कार्यक्रम है, उसका क्रियान्वयन अस्थायी कार्यपालिका का महत्वपूर्ण कार्य है। अस्थायी कार्यपालिका कौन है? अस्थायी कार्यपालिका प्रशासनिक कार्यपालिका वाला व्यक्ति है। प्रशासनिक कार्यपालिका के व्यक्ति को अस्थायी कार्यपालिका भी कहा जाता है, क्योंकि वह एक बार पद ग्रहण कर लिया, जो प्रशासनिक व्यक्ति है जिसने एग्जाम क्वालिफाई किया, एक बार अगर उसने पद ग्रहण कर लिया तो फिर उसके रिटायर होने तक वह पद पर बना रहेगा, यदि उसके ऊपर कदाचार आरोप न लगे तो। और आपका अस्थायी कार्यपालिका कौन है? राजनीतिक कार्यपालिका। क्यों है? क्योंकि इनका हर प्रत्येक वर्ष में पंचवर्षीय चुनाव होते हैं, 5वें वर्ष पे, है ना, 5 वर्ष के बाद। तो राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा निर्धारित नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रशासनिक कार्यपालिका या अस्थायी कार्यपालिका का महत्वपूर्ण कार्य है। नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के माध्यम से जुड़े विभिन्न उद्देश्यों की वह पूर्ति का प्रयास करता है। अब यह अधीनस्थ विद्यालयों में इसकी भूमिका है, मतलब कि राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा निर्धारित जो नीतियां हैं उसके अंदर जो अस्थायी कार्यपालिका तात्कालिक परिस्थिति के अनुसार नियम विनियम तथा उपनियम बनाती है, ठीक है, ये सभी जी हैं। अधीनस्थ विद्यालय के अंतर्गत अंतिम उत्तरदायित्व राजनीतिक कार्यपालिका का होता है, मतलब कि कोई भी समस्याएं उत्पन्न होगी तो वह प्रश्न प्रशासनिक कार्यपालिका से नहीं पूछा जाएगा, वह प्रश्न राजनीतिक कार्यपालिका से पूछा जाएगा। प्रशासनिक अधिनियम करना, तो जो प्रशासनिक मामलों में जनता एवं राज्य के बीच शिकायतों का निपटारा करना इसका कार्य है, और इस उद्देश्य के लिए ट्रिब्यूट प्रतिपादित किए गए हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब भारत में नौकरशाही, कार्य, तत्कालीन मुद्दे, ये मुद्दे जानते हैं, ठीक है। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 15 में, ठीक है, सॉरी भाग 14, ठीक है, भाग 14, ठीक है। तो संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 308 से 314 तक किसके विषय में? लोक सेवाओं के संबंध में आपको आर्टिकल दिए गए हैं। अब आपके आर्टिकल 308 में क्या कहा गया है ये जानते रहिए।
तो आर्टिकल 308 में कहा गया कि संघ एवं राज्य की सेवा करने वाले लोक सेवकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों का विनियमन यथा स्थिति अनुसार संसद या राज्य विधान मंडल कर सकता है। बहुत अच्छी बात। तो मतलब कि संघ एवं राज्य की सेवा करने वाले जो लोक सेवक होते हैं, जैसे आपके सेंट्रल और प्लस स्टेट के लोक सेवकों की जो भर्ती एवं सेवा शर्तें हैं, उसका विनियमन यथा स्थिति अनुसार संघ के लिए संसद और राज्य के लिए राज्य विधान मंडल कर सकता है। आर्टिकल 310 कहता है कि रक्षा सेवा संघ की सिविल सेवा एवं अखिल भारतीय सेवा, इनसे जुड़े कार्मिक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जबकि राज्य की सिविल सेवा से जुड़े कार्मिक राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं। ठीक है, मतलब कि रक्षा सेवा संघ की सिविल सेवा एवं अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़े जो कार्मिक है, कार्मिक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर वह पद धारण करते हैं, जबकि राज्य की सिविल सेवा से जुड़े कार्मिक किसके, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं। आर्टिकल 311 क्या कहता है? यह कहता है कि अखिल भारतीय सेवा संघ की सिविल सेवा एवं राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को उन्हें नियुक्त करने वाले प्राधिकारी से अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता है। मतलब कि अखिल भारतीय सेवा, संघ की सिविल सेवा एवं राज्य की सिविल सेवा के जो सदस्य हैं, उन्हें नियुक्त करने वाले प्राधिकारी से अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता है कि कोई और अधिकारी उसको पद से हटा दे, सिर्फ नियुक्त करने वाले प्राधिकारी से। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज, अब यहां तक कोई समस्या हो आप लोग कमेंट करें। ठीक है, प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चल आगे। 311 यह सुनिश्चित करता है कि सिविल सेवक को उनके पद से कोई आरोप लगने पर विधिवत जांच के बाद भी पदच्युत या दंडित किया जा सकता है तथा उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना भी आवश्यक है। ये जो आर्टिकल 311 है क्या कर रहा है, सुनिश्चित कर रहा है सिविल सेवक को उनके पद से कोई आरोप लगने पर विधिवत जांच के बाद ही बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पद धारण कर लोगे। तो ऐसे थोड़ी कोई बीच में आया हटा दिया, आप कोई चूटी मटा थोड़ी है, आपने मेहनत किया है तो उसका आपको परिणाम भी मिलेगा। कोई चूटी मटा नहीं है कि ऐसे आए कोई हटा दे। खूब बढ़िया दिल लगाकर सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करिएगा। तो सिविल सेवकों को उनके पद से कोई आरोप लगने पर उन आरोपों का पहले विधिवत जांच होगा, उसके बाद ही आप उनको पद से हटा सकते हैं या दंडित कर सकते हैं तथा उन्हें सुनवाई पर्याप्त अवसर भी दिया जाना आवश्यक है। मतलब कि वो अपने पक्ष में उनको बोलने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। अब आर्टिकल 310 तथा 311 से कुछ जुड़े मुद्दे हैं। होता समिति है एक तथा बाद में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इनकी सिफारिशों में इन दोनों अनुच्छेदों को संशोधन के द्वारा हटाए जाने की सिफारिश की गई। मतलब कि यह होता समिति तथा बाद में सेकंड जो आपका प्रशासनिक सुधार आयोग है, उनकी सिफारिशों में ये 310 और 311 इन दोनों को संशोधन के द्वारा हटाए जाने की सिफारिश की गई, क्योंकि अस्थायित्व का यह नागरिक सेवकों में अक्षमता एवं अकुशलता को बढ़ा देता है। जो अस्थायित्व मतलब कि सिविल सेवक एक अस्थायी कार्यपालिका है, अस्थायित्व के कारण यह नागरिक सेवकों में अक्षमता एवं अकुशलता को ग्रोथ कर देता है। यह उन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए रक्षण का काम करता है जिन्हें पता है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया अत्यधिक लंबी है, जटिल है तथा वे अपनी शक्ति का प्रयोग कर जांच एवं गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। अब ये इनको हटाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है, अस्थायित्व बहुत ज्यादा मात्रा में है। अब इनको पता है कि हम कोई भी गलती करते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं तो हमारे ऊपर पहले विधिवत जांच होगा, तभी जाकर हमको पदच्युत कर सकते हैं, राइट। तो अस्थायित्व का यह नागरिक सेवकों में अक्षमता एवं अकुशलता को बढ़ावा देता है
और यह उन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए रक्षण का काम करता है जिन्हें पता है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया अति लंबी है, बहुत लंबी है और जटिल भी है, तथा वे अपने शक्ति का प्रयोग कर जो जांच करता है उनको और गवाहों को क्या काम करते हैं, रास्ते से हटा भी सकते हैं, प्रभावित करते हैं। परिणाम क्या निकल गया? सरकार की विश्वसनीयता जनता के सामने हारती है। सरकार दिल लगा के कार्य करता है, मान लो अब दिल लगा के कार्य कर रहा है, प्रशासनिक कार्यपालिका कर दे रहे हैं भ्रष्टाचार, गंदगी फैला दे रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि नोटबंदी एक अच्छा प्रक्रिया थी, लेकिन उसमें बैंक के कर्मचारी ने सरकार को धोखा दिया और बैंक के कर्मचारी पहले से ही जो ब्लैक मनी था उनको व्हाइट मनी में परिवर्तित कर दिया। अब सरकार जो है पैसे छाप रही है, लेकिन जब पहले से ही ब्लैक मनी व्हाइट मनी में बदल गया है तो सरकार कहां से बांटेगा? इसीलिए आम पब्लिक को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और उन पब्लिक ने अपना सारा गुस्सा सरकार पर उठाया, गुस्सा उतारा, क्योंकि सरकार इस चीज का जिम्मेदार हुआ। तो प्रशासनिक कार्यपालिका का व्यक्ति जो होता है वह कई प्रकार की गलतियां करता है, लेकिन उन गलतियों का पूरा सरकार के ऊपर भार होता है। तो परिणाम यह हुआ कि सरकार की विश्वसनीयता जनता के सामने हारती है। चूंकि प्रशासनिक भ्रष्टाचार एक वृहद समस्या है, एक बड़ी समस्या है, तथा प्रशासनिक तंत्र राजनीतियों के साथ संगठित होकर नेक्सविस बना लेते हैं। अतः इस समस्या को रोकने के लिए इन अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता है। ठीक है। विपक्ष में तर्क, सिविल सेवकों की कार्य की प्रकृति नीतिगत क्रियान्वयन और नीतिगत सलाह है। ये विपक्ष में तर्क देते हैं कि सिविल सेवकों के जो कार्य की प्रकृति है वह नीतिगत क्रियान्वयन, नीतियों का जो है क्रियान्वयन और नीतिगत सलाह देना है। ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कमेंट करें और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। सभी लोग जितना जल्दी हो सके वीडियो को खूब ज्यादा लाइक शेयर भी कर दीजिए। चलिए, अब आगे। सिविल सेवकों को दोनों कार्य राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन होकर करते हैं। सिविल सेवक दोनों कार्य, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन होकर कार्य करते हैं, अतः यहाँ राजनेता एवं सिविल सेवकों का संबंध अत्यधिक मायने रखता है। भाई आप उन्हीं जिनके साथ कर रहे हैं कार्य मिलकर, तो आपका संबंध बहुत मायने रखता है। तो राजनेता एवं सिविल सेवकों पर नियंत्रण एवं दबाव बनाए रखने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जैसे प्रमोशन एंड पोस्टिंग, है ना। ये प्रमोशन और पोस्टिंग की प्रक्रिया क्या है? ताकि हमारा जो है एक साठगांठ बना रहे, है ना। वर्तमान में एक लोक सेवक से अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्षता, कोई भी पक्षपात रवैया नहीं, आपका अपना एक पृष्ठभूमि है, एक आपका अपना जन समुदाय है, मतलब कि आपका अपना, आप किसी धर्म से जुड़े हैं, तो आपका पक्षपात रवैया आपके कार्यों में प्रभावी नहीं होना चाहिए। निजी जिंदगी में जो है ठीक है, सार्वजनिक जिंदगी में नहीं। तो निष्पक्षता एवं वस्तुनिष्ठता, कोई भी पूर्वाग्रह नहीं, इन सब के साथ काम करेंगे आप, और उसकी प्रतिबद्धता संवैधानिक मूल्यों के प्रति होगी। आप जो भी कार्य करेंगे संविधान के नियमों के तहत करेंगे, संविधान से बड़े आप नहीं हो गए हैं, है ना। किंतु राजनीतिक हस्तक्षेप उनकी दक्षता एवं क्रियाशीलता को नकारात्मक रूप से प्रभावित भी करता है, क्योंकि इनके ऊपर प्रशासनिक राजनीतिक कार्यपालिका का भार बहुत ज्यादा रहता है और इससे इनकी दक्षता एवं क्रियाशीलता को नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करता है। हस्तक्षेप, अब हस्तक्षेप में निर्णयों में हस्तक्षेप, स्थानांतरण होता रहता है, जातीयकरण भी देखने को मिलता है, धार्मिकीकरण भी देखने को मिलता है। ये प्रमोशन पोस्टिंग में बहुत चीजें देखने को भी मिलती है। ऐसे में यदि सिविल सेवकों को पदच्युत करने का अधिकार राजनीतिज्ञों को दे दिया जाए तो इनकी दक्षता एवं निष्पक्षता को बनाए रखना कठिन हो जाएगा। ये विपक्ष में तर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे में यदि सिविल सेवकों को पदच्युत करने का अधिकार किसको दे दिया गया? राजनीतिज्ञों को दे दिया गया।
अगर राजनेता को दे दिया गया तो अभी तो वो प्रमोशन पोस्टिंग कर रहे हैं, अभी वो पद से हटाना भी शुरू कर देंगे किसी भी छोटी छोटी बातों पर। तो इनकी दक्षता और निष्पक्षता को बनाए रखना कठिन हो जाएगा। अतः उनके महत्वपूर्ण दायित्वों को देखते हुए उन्हें संवैधानिक संरक्षण अवश्य बिल्कुल मिलना चाहिए, वरना नौकरशाही राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन जाएगा। हमें राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं बनना है, हमको जो कार्य करना है संविधान के अंतर्गत ही कार्य करना है। हमारा दृष्टिकोण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पक्ष प्रशासनिक स्वायत्तता एवं दक्षता में संतुलन बनाने का है तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने का है। अतः क्या करेंगे? कुछ अच्छे प्रयास करेंगे। स्थानांतरण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार सिविल सर्विस बोर्ड का गठन किया जाए, बहुत जरूरी है। क्या काम करिए? ये जो स्थानांतरण का संदर्भ है इसमें सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन और उनके अनुसार सिविल सर्विस बोर्ड का आप गठन कर दिए। प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट आप बनाएं, जिससे एक निश्चित समय सीमा में केसों का निपटारा हो। जब निश्चित समय सीमा पे केसों का निपटारा होगा तो उसका प्रभाव बहुत अच्छे से निकल कर आएगा। और नौकरशाही के प्रमोशन में कार्य निष्पादन को आधार बनाया जाए तथा यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी हो। मतलब कि प्रक्रियाएं पारदर्शी हो और ये जो प्रमोशन है उसके कार्य की जो गुणवत्ता है उसको आप ध्यान में रखें। तो ये लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका टॉपिक समाप्त हो गया। ठीक है, तो विपक्ष में जो तर्क था आप लोगों ने देखा, ये पूरा विपक्ष में तर्क, और ये टॉपिक अब यहाँ पर समाप्त हो गया। ये हमारा समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में जो नया बैच है आप इससे जुड़ सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। आप लोगों के लिए 15,000 फीस है, बाकी कांटेक्ट नंबर है। नया बैच स्टार्ट हो गया है, आप लोगों को हर मेरे क्लासेस फ्री में उपलब्ध भी है, आप लोग देखिए। अब गवर्नेंस का आप लोगों का बहुत जल्द तीसरा भी क्लास आ जाएगा। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये टॉपिक समाप्त हो गया है, अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों से बीच में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।